प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से केस को जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत या स्थगित किए जाने की संभावना है? पहला विकल्प है 18 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति। दूसरा विकल्प है एक मोटा व्यक्ति। तीसरा विकल्प है एड्स से पीड़ित व्यक्ति। चौथा विकल्प है गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से केस को जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत या स्थगित किए जाने की संभावना है? अस्वीकृत मतलब अस्वीकार करना, स्थगित मतलब रोक देना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये चारों विकल्प 4 व्यक्ति है। ठीक है, ये चारों व्यक्ति अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए किसी जीवन बीमा कंपनी के पास आवेदन करता है कि नहीं हमें लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। तो इन चारों व्यक्ति में से जीवन बीमा कंपनी जो है किसके आवेदन को अस्वीकार या रोक सकती है, ऐसी संभावना है। तो तीसरा नंबर का जो विकल्प है एड्स से पीड़ित व्यक्ति, इसी के आवेदन को जीवन बीमा कंपनी अस्वीकार कर सकती है या रोक सकती है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, चूंकि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ खतरा काफ़ी ज़्यादा है, वो लाइलाज बीमारी है, उसके साथ रिस्क अधिक है, उसको कभी भी वो डेथ हो सकता है। ठीक है, आप इसको इस आधार पर समझिए। तो तीसरा नंबर का जो विकल्प है एड्स से पीड़ित व्यक्ति, इसी के आवेदन को जीवन बीमा कंपनी अस्वीकार कर सकती है या रोक सकती है। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है? पहला विकल्प है स्टंट करने के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है। दूसरा विकल्प है अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति क्योंकि वह बीमा धारक है। तीसरा विकल्प है प्रीमियम भुगतानों में चूक करने वाला बीमा धारक। चौथा विकल्प है पॉलिसी दस्तावेज में झूठी जानकारी देने वाला प्रस्तावक। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नैतिक जोखिम का उदाहरण है? यानी कि नैतिक जोखिम होता क्या है? जैसे कि धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये या नैतिक जोखिम है। ठीक है, तो इन चारों विकल्प में से अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति क्योंकि वह बीमा धारक है, यही वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति क्योंकि वह बीमा धारक है, नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है। यानी कि दूसरा नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। चिकित्सा बीमा लेखन में आनुवांशिकता इतिहास को महत्व क्यों दिया जाता है? पहला विकल्प है अमीर माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हैं। दूसरा विकल्प है कुछ बीमारियां माता पिता से संतानों में जा सकती है। तीसरा विकल्प है गरीब माता पिता के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। चौथा विकल्प है पारिवारिक परिवेश एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रश्न को एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि चिकित्सा बीमा लेखन में आनुवांशिकता इतिहास को क्यों महत्व दिया जाता है। ठीक है, आनुवांशिकता का अर्थ हो जाएगा माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना या संतानों में आना। आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो उस हिसाब से इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, हमें उसका चुनाव करना है। ठीक है, तो कहता है 2 नंबर वाला विकल्प में कुछ बीमारियां माता पिता से संतानों में जा सकती है, यही कारण है कि चिकित्सा बीमा लेखन में आनुवांशिकता इतिहास को महत्व दिया जाता है, यानी कि आनुवांशिकता इतिहास को देखा जाता है। यानी कि 2 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी में बीमा लेखक की भूमिका को दर्शाता है? पहला विकल्प है दावों पर कार्यवाही। दूसरा विकल्प है जोखिमों की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेना। तीसरा विकल्प है उत्पाद डिजाइन आर्किटेक्ट। चौथा विकल्प है ग्राहक संपर्क प्रबंधक। इन चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो एक बार हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी में बीमा लेखक की भूमिका को दर्शाता है। यानी कि आप समझिए कि बीमा लेखक का क्या काम है। इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 2 नंबर वाला जो विकल्प है जोखिमों की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेना, यही बीमा लेखक की भूमिका होती है। यानी कि कोई भी पॉलिसी का प्रपोजल कंपनी के पास अगर जाता है तो बीमा लेखक देखती है
कि इस व्यक्ति के साथ कितना जोखिम है, इन जोखिमों का बीमा किया जाए या नहीं किया जाए, यानी कि इसके जोखिम को स्वीकार किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर जोखिम को स्वीकार किया जाए तो किन शर्तों के आधार पर किया जाए, अगर नहीं किया जाए तो क्यों नहीं किया जाए। ठीक है, अगर बीमा लेखक जोखिम को स्वीकार करती है तो ही उस व्यक्ति का बीमा हो सकता है, अगर जोखिम को अस्वीकृत कर देती है तो उस व्यक्ति का बीमा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। यानी कि 2 नंबर वाला जो विकल्प है, जोखिमों की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेना, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा बीमा लेखन निर्णय नहीं है। पहला विकल्प है मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति, दूसरा विकल्प है जोखिम का अस्वीकरण, तीसरा विकल्प है जोखिम का स्थगन, चौथा विकल्प है दावा अस्वीकरण। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें बीमा लेखन निर्णय नहीं है, यानी कि वो निर्णय बीमा लेखन नहीं लेती है। ठीक है, तो चौथा नंबर का जो विकल्प है दावा अस्वीकरण, ये बीमा लेखन का निर्णय नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई क्लेम कंपनी के पास जाती है तो उस क्लेम को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये बीमा लेखन के ऊपर निर्भर नहीं होता है, यानी कि बीमा लेखन इस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो चौथा नंबर का जो विकल्प है दावा अस्वीकरण, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी कि दावा अस्वीकृति बीमा लेखन संबंधी निर्णय नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन एक मानक आयु प्रमाण नहीं है। पहला विकल्प है पासपोर्ट, दूसरा विकल्प है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, तीसरा विकल्प है जन्म कुंडली, चौथा विकल्प है जन्म प्रमाण पत्र। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा एक मानक आयु प्रमाण नहीं है, यानी कि एक मानने लायक आयु प्रमाण पत्र नहीं है इन चारों में से। तो तीसरा नंबर का जो विकल्प होगा जन्म कुंडली, एक मानक आयु प्रमाण नहीं है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी स्थिति व्यक्ति की बीमा करने के योग्य स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। पहला विकल्प है दैनिक व्यायाम, दूसरा विकल्प है प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन, तीसरा विकल्प है आलसी स्वभाव, चौथा विकल्प है टाल मटोल का स्वभाव। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्थिति वैसी है जो व्यक्ति को बीमा करने योग्य स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। यानी कि अगर हम बीमा करने के लिए अपना जा रहे हैं तो वो निगेटिविटी की ओर हमें ले जाएगी, यानी कि बीमा करने से हमें रोकेगी। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो दूसरा नंबर का जो विकल्प है प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी कि प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति की बीमा योग्यता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। प्रतिबंधित मादक द्रव्य का अर्थ हो जाएगा कि वैसा पदार्थ जिसके सेवन से नशे का अनुभव होता है, जैसे कि शराब। अगर हम शराब पीते हैं तो वो नैतिक खतरे के अंतर्गत आ जाएगा। अगर नैतिक खतरे के अंतर्गत आएगा तो वो हमें बीमा करने योग्य स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में इस प्रकार से समझिए। तो 2 नंबर का जो विकल्प है प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे, जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत डैश में ऐसे जीवन शामिल हैं जिनकी अनुमानित मृत्यु दर तालिका में दिखाए गए मानक जीवनों से मेल खाती है। पहला विकल्प है मानक जीवन, दूसरा विकल्प है वरीयता प्राप्त जोखिम, तीसरा विकल्प है अवमानक जीवन, चौथा विकल्प है अस्वीकृत जीवन। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत डैश में ऐसे जीवन शामिल हैं जिनकी अनुमानित मृत्यु दर तालिका में दिखाए गए मानक जीवनों से मेल खाती है। प्रश्न के अंत में मानक जीवनों का उल्लेख किया गया है, तो विकल्प में भी पहला विकल्प मानक जीवन लिखा हुआ है, तो पहला वाला विकल्प को ही आप रिक्त स्थान में डाल दीजिए, मानक जीवन। अब मानक जीवन में होता क्या है कि इनमें ऐसे जीवन शामिल हैं जिनकी अनुमानित मृत्यु दर तालिका में दर्शाए गए मानक जीवनों से मेल खाती है। ये सेंटेंस आपको याद रखना होगा ताकि इस प्रकार का कोई और प्रश्न दे तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला वाला जो विकल्प है
मानक जीवन यही खाली स्थान में भराएगा, यानी कि रिक्त स्थान में इसी को डालना है। तो 1 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसकी गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना कम है। ठीक है, पहला विकल्प है सविता, उम्र 26 वर्ष, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक आईटी कंपनी में कार्यरत। दूसरा विकल्प है महेश, उम्र 50 वर्ष, एक कोयले के खान में कार्यरत। तीसरा विकल्प है सतीश, उम्र 28 वर्ष, एक बैंक में कार्यरत और जिसने 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। चौथा विकल्प है प्रवीण, उम्र 30 वर्ष, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कार्यरत और 10 वर्ष की अवधि वाली इंडोमेंट बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। तो इन 4 विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसकी गैर चिकित्सकीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना कम है। इन चारों बीमा प्रस्ताव में से, यानी कि जो विकल्प में दिया गया है, वो कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसमें बीमा लेखन चिकित्सकीय रिपोर्ट मांगेगा, यानी कि बिना चिकित्सकीय रिपोर्ट के उनका बीमा स्वीकार करने योग्य नहीं है। आप इसको इस प्रकार से समझिए। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा नंबर का जो विकल्प है महेश, उम्र 50 वर्ष, एक कोयले के खान में कार्यरत। चूँकि महेश का उम्र 50 वर्ष है, इन तीनों की तुलना में ये उम्र काफ़ी अधिक है महेश का 50 वर्ष, और एक कोयले के खान में कार्यरत, यानी कि इसका जो व्यवसाय है काफ़ी जोखिम भरा है। ठीक है, यानी कि पहला तो उम्र इसका 50 वर्ष है और दूसरा कि इसका जो काम है वो जोखिम भरा है। तो ये दूसरा नंबर वाला जो विकल्प होगा यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी के 3 ऑप्शन में सबका उम्र महेश से कम है और काम जो है वो महेश की तुलना में कम जोखिम भरा है, यानी कि इन चारों विकल्प में से दूसरा नंबर विकल्प जो है महेश वाला, इसका उम्र अधिक है और ये जो कोयले के खान में कार्यरत है, यानी कि इन तीनों विकल्प की तुलना में महेश का जो व्यवसाय है वो काफ़ी जोखिम भरा है, यानी कि 2 नंबर वाला जो विकल्प है ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे, सीना पुराने मधुमेह रोग से पीड़ित है। उसने एक बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। इस मामले में बीमा लेखक द्वारा बीमा लेखन के लिए डैश का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला विकल्प है निर्णय विधि, दूसरा विकल्प है संख्यात्मक विधि, तीसरा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी विधि, क्योंकि मधुमेह जैसी बीमारी बीमा लेखन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है। चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी विधि नहीं, क्योंकि मधुमेह के मामले को सीधे नकार दिया जाता है। तो इन चारों में से, यानी कि इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प निर्णय विधि। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर निर्णय विधि होता क्या है। बीमा लेखन की विधियां जो होती है वो 2 विधियां होती है, एक होता है निर्णय विधि, एक होता है संख्यात्मक विधि। तो हम आपको निर्णय विधि यहाँ बताना चाहेंगे कि इस विधि में व्यक्ति के अनुसार निर्णय का प्रयोग किया जाता है, खास तौर पर तब जब एक जटिल मामले का निर्णय लेना होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति को बीमा दिया जाएगा जिसे तीव्र मधुमेह है और किन शर्तों पर, यानी कि किस कंडीशन पर। इस स्थिति में विभाग एक मेडिकल चिकित्सा के विशेषज्ञ से राय प्राप्त कर सकता है, जिसे मेडिकल रेफरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको हमने निर्णय विधि बताया, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प निर्णय विधि, यानी कि रिक्त स्थान में आपको निर्णय विधि को भरना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे, संतोष ने मियादी बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन किया है। उसकी अनुमानित मृत्यु दर मानक जीवनों की तुलना में काफ़ी कम है और इसलिए उससे कम प्रीमियम लिया जा सकता है। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत संतोष को डैश के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। पहला विकल्प है मानक जीवन,
दूसरा विकल्प है वरीयता प्राप्त जोखिम, तीसरा विकल्प है अवमानक जीवन, चौथा विकल्प है अस्वीकृत जीवन। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। जोखिम का वर्गीकरण जो होता है वो 4 भागों में होता है। पहला होता है अस्वीकृत जीवन, दूसरा होता है अवमानक जीवन, तीसरा होता है वरीयता प्राप्त जोखिम, चौथा होता है मानक जीवन। ठीक है, तो इसमें से वरीयता प्राप्त जोखिम जो होता है ये ऐसे जोखिम हैं जिनकी अनुमानित मृत्यु दर मानक जीवनों की तुलना में काफी कम होती है। ठीक है, और इसलिए इनसे कम प्रीमियम लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है इसमें दूसरा नंबर वाला जो विकल्प है वरीयता प्राप्त जोखिम, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि जोखिम वर्गीकरण के तहत संतोष को वरीयता प्राप्त जोखिम के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि 2 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि जहां कम प्रीमियम लिए जाने की बात आएगी तो आपको समझ लेना है कि वहां जो जोखिम है वो वरीयता प्राप्त जोखिम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा लेखन की कौन सी विधि के तहत बीमा लेखक सभी नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए धनात्मक दर निर्धारण अंक आवंटित करता है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसी भी सकारात्मक या अनुकूल कारक के लिए नकारात्मक अंक। इसका पहला विकल्प हम लोग पढ़ेंगे निर्णय, दूसरा विकल्प है विवेकाधीन, तीसरा विकल्प है संख्यात्मक दर निर्धारण, चौथा विकल्प है एकल चरण। तो प्रश्न को समझिए। प्रश्न में धनात्मक दर निर्धारण अंक आवंटित करता है, यानी कि दर निर्धारण की चर्चा हुई है और यहाँ जो विकल्प दिया हुआ है तो विकल्प के तीसरे नंबर में यानी कि तीसरे नंबर वाले विकल्प में भी संख्यात्मक दर निर्धारण लिखा हुआ है। तो सीधे तौर पर आप 3 नंबर वाले विकल्प को टिक कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 3 नंबर वाला जो विकल्प है संख्यात्मक दर निर्धारण, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बीमा लेखन की संख्यात्मक दर निर्धारण विधि सभी नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए सकारात्मक दर निर्धारण अंक प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि 3 नंबर वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।